नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का साइंस का पेपर है। कल 21 फरवरी को आप लोग साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। बिहार के जो भी बच्चे कल 21 फरवरी को बिहार बोर्ड से साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने साइंस से जुड़े हुए जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न कल होने वाले 21 फरवरी के साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चाहे दोस्तों आपका शिफ्ट 1 हो या 2 हो, उससे मतलब नहीं है। आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न लिया है, ये प्रश्न शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 दोनों में आ सकते हैं। तो सही से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं बाबू कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बस जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आंसर पता है तब तो ठीक है, अगर किसी प्रश्न का आंसर पता नहीं है आपको, तो आप लोग उस प्रश्न के आंसर को जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पहला सवाल है, इसमें कहा गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा पहला का करेक्ट आंसर होगा पीतल। पीतल बिल्कुल भी लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पीतल एक अपारदर्शी माध्यम है। तो सही आंसर यहाँ पर पहला का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर हमारा जल और कांच जो माध्यम है वो है पारदर्शी या फिर पारभासी। बाबू, जल जो है वो है पारदर्शी माध्यम और कांच जो है वो है दोस्तों पारदर्शी या पारभासी माध्यम। लेकिन अगर हम बात करें पीतल का, तो पीतल बिल्कुल भी पारदर्शी या पारभासी माध्यम नहीं है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि पीतल वाला पदार्थ बिल्कुल भी लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 2 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम सही है। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो सही आंसर होगा 2। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश से अपवर्तन के नियम केवल 2 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश परावर्तन के नियम भी केवल 2 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश परावर्तन के टोटल कितने नियम होते हैं, तो 2, ठीक है। इसी प्रकार से बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर के सवाल में कहा गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है। आप लोगों को पता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे कहा जाता है रेटिना। क्या कहा जाता है, रेटिना। बाबू, हमारे आंख के दृष्टि पटल पर ही, यानी कि आंख के रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो सही आंसर होगा रेटिना। अगर आपके ऑप्शन में रेटिना ना हो, दृष्टि पटल हो, तो आप लोग दृष्टि पटल को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि दृष्टि पटल का अंग्रेजी नाम होता है रेटिना। तो यहाँ पर हमारा 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई अपॉन क्या बाबू, साइन आर। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो सही आंसर 4 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू। इसमें कोई नहीं दिया है क्या, तो
साइन आई अपॉन साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए 5 नंबर में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा है? दर्पण उत्तल है, अवतल है, समतलोत्तल है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर बाबू यहाँ पर 5 का हो जाएगा हमारा उत्तल। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा है? यह दर्पण बाबू उत्तल है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। लेकिन अगर हम बात करें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्या है? 20 सेंटीमीटर प्लस में है, तो राइट आंसर हमारा होगा उत्तल दर्पण। 5 का बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। आएंगे 6 नंबर के सवाल में। देखिए, इसमें कहा गया है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना किसका कारण है? तो सही आंसर होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही, प्रकाशीय अपवर्तन के घटना के कारण ही बाबू जो तालाब का जल होता है वो कम गहरा दिखाई देता है। तो सही आंसर 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर सवाल में कहा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? मैंने आप सभी को अभी बताया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। सही आंसर होगा 7 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में सही संबंध क्या होता है? तो बाबू आप लोगों को पता होगा कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण हो या गोलीय, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हम यहाँ पर गोलीय दर्पण लेकर चलेंगे। ठीक है बाबू, किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो गोलीय दर्पण के फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो सही आंसर बाबू यहाँ पर हमारा हो जाएगा r बराबर 2f है। क्या होगा? r बराबर 2f है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 का। 9 नंबर सवाल में कहा गया है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर 9 का होगा बाबू नाइक्रोम। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर 9 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर सवाल है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होगा वो होगा 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल। क्या होगा? 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल। तो 10 का यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 11 नंबर सवाल है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आप सभी को पता है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। 11 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 11 का बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा शक्ति का होगा। किलोवाट घंटा बाबू हो जाएगा शक्ति का ना। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 नंबर सवाल में आते हैं। 12 नंबर सवाल है आपका विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय। 12 का सही आंसर होगा बाबू ऊष्मीय। ऑप्शन नंबर ए 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? मैंने आपको बार बार बताया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा और हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 13 का सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम। ठीक है, 13 का राइट आंसर समानांतर क्रम होगा। यहाँ पर बाबू जानते हैं यहाँ पर ऊर्जा होगा, ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है किलोवाट घंटा। यहाँ पर बाबू ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट 11 का। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। आते हैं 13 नंबर के सवाल में। 13 हो चुका है, 14 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? बाबू आप सभी को पता है कि किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए हमेशा और हमेशा वोल्ट मीटर वाले यंत्र का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा।
यहाँ पर 15 नंबर सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सही आंसर 15 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर सौर ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। बाबू यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। यहाँ पर बाबू जानते हैं स्थितिज ऊर्जा होगा, तापीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। जल में कौन सी ऊर्जा होती है? जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। 15 का बाबू सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो 15 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर के सवाल में कहा गया है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो सही आंसर होगा निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में जो गैस भरी रहती है वो रहती है निष्क्रिय। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। 17 नंबर के सवाल में कहा गया है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच हो सकता है। बाबू आप सभी जानते हैं कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि पीएच का मान कैसा होगा? पीएच का मान 7 से कम होगा, तो घोल का पीएच हो सकता है। तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? 7 से कम। बाबू यहाँ पर 7 से कम क्या है? 7 से कम है 2। 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल में कहा गया है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? बेंजीन का अणु सूत्र होगा C6H6। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 का। 19 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा एथेनॉल। एथिल एल्कोहल का IUPAC जो नाम है वो है एथेनॉल, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। अगला सवाल है, CH2 का समान सूत्र किसका है? CH2 है ना बाबू, तो यहाँ पर देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? तो 1, और यहाँ पर है 2, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सूत्र लगा है CnH2n-2 वाला। CnH2n-2 नहीं बाबू, केवल और केवल CnH2n वाला। देखिए कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, अगर हम n में 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 होगा, तो हमारा आ जाएगा CH2। तो बाबू इसको क्या बोलेंगे? CnH2n को क्या बोलेंगे? CnH2n को बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। CnH2n-2 को क्या बोलेंगे? एल्काइन। CnH2n+2 को क्या बोलेंगे? एल्केन। तो 20 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल में कहा गया है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर के सवाल में पूछा गया है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन कौन रहते हैं? तो 22 का सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर निकेल एवं क्रोमियम। क्या होगा बाबू? निकेल एवं क्रोमियम। आप लोग याद रखेंगे, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा निकेल एवं क्रोमियम धातु रहते हैं, तो सही आंसर 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला सवाल है 23 नंबर में, पीतल है। पीतल क्या है बाबू? पीतल एक मिश्र धातु है। आप सभी जानते होंगे कि पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है हमारा। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? इन चारों में कौन अम्ल है? तो सही आंसर होगा हमारा 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। H2SO4 क्या है बाबू? H2SO4 अम्ल है। कौन सा अम्ल? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 का होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक इनमें से कौन है बाबू? तो सही आंसर 25 के यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हल्दी। हल्दी ही प्राकृतिक सूचक है, लेकिन मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फैथलीन ये बिल्कुल भी प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो सही आंसर हमारा 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को क्या कहते हैं?
OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो 26 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। देखिए यहाँ पर बाबू जो आप यहाँ पर क्रियाशील मूलक देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्कोहल। तो 26 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप सभी याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो 27 का सही आंसर होगा एथिन। क्या देता है? एथिन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 28 नंबर सवाल है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बाबू ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है O3। आप लोग स्वयं ही देख सकते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु कितनी है यहाँ पर। तो बाबू देख सकते हैं ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 3 है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। 29 नंबर सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है वो है पारा, और जो अधातु है वो कौन है बाबू? वो हो जाएगा ब्रोमीन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 29 का होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सरलतम हाइड्रोकार्बन बताना है। 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड बाबू इनमें से कौन है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किनका मिश्रण है? तो सही आंसर 32 का हमारा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट एवं एसिटिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट एवं एसिटिक अम्ल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 32 का होगा। ठीक है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद यदि आपको उसका उत्तर पता नहीं होगा तो आप लोग उसके आंसर को, उसके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। 33 नंबर के सवाल में कहा गया है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। इनके द्वारा ही न्यूक्लियस शब्द का प्रतिपादन किया गया था। तो 33 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर के सवाल में कहा गया है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? पौधों में जो भोजन होता है बाबू वो संग्रहित होता है स्टार्च में। किसमें? स्टार्च में। 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। स्टार्च को ही क्या कहा जाता है? स्टार्च को ही मंड कहा जाता है। ठीक है। आइए 35 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है बाबू, प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्टसन, रॉबर्ट हुक, डार्विन या फिर ब्राउन? 35 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन। प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया ब्राउन के द्वारा लिखी गई थी, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 नंबर सवाल है बाबू, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको बाबू बताना है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या फिर ऊतक विज्ञान? 36 का सही आंसर क्या होगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कहा जाता है बाबू। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। ठीक है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत ही पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनसे जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं, जो दोस्तों उनका ज्ञान होता है। देखिए पौधों और पशुओं की कोशिकाओं से जुड़े हुए कुल जितने सारे घटनाएं होते हैं उनका अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो 36 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आइए 37 नंबर में चलते हैं। इसमें कहा गया है, मानव हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? मानव हृदय बाबू किस झिल्ली से घिरा होता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से। मानव जो हृदय है वो पेरिकार्डियम
कार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। यही झिल्ली ही हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। तो सही आंसर 37 का हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर के सवाल में कहा गया है बीजांड की ओर परागनली की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर परागनली की वृद्धि का कारण इनमें से कौन होता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा केमेट्रोपिज्म। क्या होगा बाबू? केमेट्रोपिज्म। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बीजांड की ओर परागनली की वृद्धि का कारण होता है केमेट्रोपिज्म। 38 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर सवाल है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन या फिर 4 महीना से अधिक है। 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 12 से 20 दिन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC की जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिन। तो बाबू सही आंसर हमारा 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस बाबू कहाँ से स्रावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यकृत से। यकृत से ही पीत रस का स्राव होता है। तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर के सवाल में चलें तो इसमें आप लोगों से बाबू पूछा गया है किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो सही आंसर 41 का हो जाएगा हमारा मक्खी। मक्खी में बिल्कुल भी हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर के सवाल में कहा गया है हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा एनीमिया। क्या होगा बाबू? एनीमिया। आप सभी याद रखेंगे हेमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होगा वो होगा एनीमिया। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 43 नंबर के सवाल में कहा गया है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? तो सही आंसर होगा अपेंडिक्स। आप सभी को पता भी होगा कि मनुष्य के आहार नाल में यानी कि पूरे शरीर में ही बाबू, मनुष्य के पूरे शरीर में ही जो अवशेषी अंग है वो है अपेंडिक्स। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 44 नंबर के सवाल में कहा गया है ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है जी? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या इनमें से सभी? तो 44 का सही आंसर होगा बाबू इनमें से सभी। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है वो वसा का पचाना भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का पचाना भी होता है और साथ ही प्रोटीन का पाचन करना भी होता है। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 45 नंबर सवाल में कहा गया है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो सही आंसर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी बाबू 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक बाबू हेमोग्लोबिन है। 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा हेमोग्लोबिन। 47 नंबर के सवाल में कहा गया है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। 47 का बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल में कहा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है बाबू तंत्रिका कोशिका। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर के सवाल में पूछा गया है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो बाबू आप सभी को पता है कि प्रकाश परिवर्तन के कुल 2 नियम है, टोटल 2 नियम है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है अवतल लेंस का आवर्धन होता है बाबू, अवतल लेंस का आवर्धन कैसा होता है? तो राइट आंसर होगा धनात्मक। 50 का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो धनात्मक। 50 का सही आंसर क्या होगा? धनात्मक। आप लोग याद रखेंगे अवतल लेंस का आवर्धन धनात्मक होता है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 51 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है दर्पण का सूत्र क्या है? इन चारों में बाबू दर्पण का सूत्र क्या है? आप सभी को पता होगा कि दर्पण का सूत्र होता है बाबू 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला। तो 51 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर सवाल है टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन से। 52 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा।
53 नंबर के सवाल में कहा गया है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बाबू यहाँ पर 53 का सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। तो राइट आंसर 53 का बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 54 नंबर में। इसमें बाबू आप सभी से पूछा गया है 54 नंबर के क्वेश्चन में उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बाबू हमेशा और हमेशा भैया हमेशा और हमेशा आभासी होता है, बिल्कुल भी वास्तविक नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा बाबू क्या होगा? आभासी। अगर आपके ऑप्शन में काल्पनिक रहे तो आप लोग बाबू काल्पनिक को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आभासी का ही एक और नाम काल्पनिक है। ठीक है, आइए अगला जो सवाल है 55 नंबर, इसमें चलते हैं। इसमें कहा गया है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक यानी कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक है सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। तो सही आंसर 55 का होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर सवाल है डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का जो कार्य होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 56 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर सवाल है बाबू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बाबू -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है 58 नंबर में खिलौनों में किस प्रकार के सेल का उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा बाबू सूखा सेल। खिलौनों में हमेशा और हमेशा सूखा सेल का उपयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर सवाल में है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को बाबू शक्ति कहते हैं। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं बाबू। यहाँ पर सी होगा ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी 59 का राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, आइए देख लेते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बाबू ये वाला है, ये वाला। ठीक ना बाबू, ये वाला ये हो जाएगा द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। पूछा है क्या आपसे? पूछा है केवल विस्थापन यानी कि एकल विस्थापन। लेकिन यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो आप समीकरण देख रहे हैं बाबू, यह हो जाएगा द्विविस्थापन विस्थापन। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी में अभिकारक में आने वाला जो परमाणु है वो केवल एक है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप देख सकते हैं बाबू कि जो आयरन है वो क्या कर रहा है कि कॉपर को विस्थापित करके कॉपर के स्थान पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 61 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो बाबू सफेद। 61 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो सवाल है इसमें आते हैं 62 में कहा गया है निम्नलिखित में लवण कौन है? लवण कौन है बाबू? लवण कौन है? लवण कौन है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी यानी कि NaCl। लवण हमारा सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर समझ के रखेंगे। ठीक है, 63 नंबर सवाल में कहा गया है तूतिया का अणु सूत्र है बाबू। जो तूतिया जो नीला थोथा है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट में 5 गुना जल की मात्रा आ जाए तो उसी को हम कहेंगे तूतिया या फिर नीला थोथा। तो बाबू कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 64 नंबर सवाल में है गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक यानी कि सल्फर। तो बाबू 64 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 16। फास्फोरस का 15 होता है और सल्फर का 16 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड बाबू होते हैं क्षारीय, क्षारीय नहीं अम्लीय होते हैं, अम्लीय। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं बाबू वो होते हैं अम्लीय। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं बाबू क्षारीय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 65 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है
कार्बन क्या है? कार्बन बाबू एक प्रकार का अधातु है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर के सवाल में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं कौन कौन? तो CnH2n, एगो आता है बाबू CnH2n-2। तो देखिए तो बाबू इसमें कौन होगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यह है किस पर आधारित? यह है CnH2n+2 पर आधारित। आज CnH2n+2 को क्या कहते हैं? यानी कि एल्केन को क्या कहते हैं? एल्केन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसे तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगला है ऑप्शन नंबर बी में दुदुनी के 4 दू 6, ये भी बिल्कुल भी बाबू नहीं होगा, क्योंकि यह भी एल्केन के सूत्र पर ही आधारित है। अगला कौन है? हटनर है। अगला कौन है बाबू? सी नंबर में C2H4, यही होगा बाबू, यही होगा, ठीक ना, यही होगा। देखिए डी में क्या है? 3 दूनी की 6 दू 8 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आधारित नहीं है। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 68 नंबर सवाल है बाबू, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा हमारा C6H6, बेंजीन। बेंजीन ही बाबू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हॉट न रे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है। 69 नंबर सवाल है बाबू, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन है बाबू 69 में? 69 का अक्रिय गैस कौन होगा? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर बी 69 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 70 नंबर में, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु बाबू कौन होगा यहाँ पर? यहाँ पर बाबू हो जाएगा, ये बिल्कुल भी उपधातु नहीं है। उपधातु पूछा है ना बाबू, उपधातु पूछा है, तो बाबू एंटीमनी यही होगा उपधातु, एंटीमनी। इसको एंटीमनी बोलते हैं। इसका जो लैटिन नाम है वो है बाबू शायद एस्टेनस कुछ ऐसा ही कुछ नाम है बाबू, हम शायद भूल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कॉपर निकल आयरन ये तीनों धातु हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एंटीमनी होगा वही उपधातु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन बाबू जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, या फिर तना में होता है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पौधों में श्वसन पत्तियों में होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पौधों में श्वसन पत्तियों में होता है, जड़ में, इनमें से सभी। पौधों में श्वसन बाबू, पौधों में जो श्वसन होता है ना वो जड़ में, पत्तियों में, तना में, सब में होता है। श्वसन की क्रिया सब में होता है बाबू। यहाँ पर डी होगा, सब में होता है, जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, ताना में भी होता है, और इनमें से सभी में होता है, यानी कि इनमें से सभी होगा। 71 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 72 नंबर के सवाल में आते हैं, निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी बाबू हरे पौधे। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 73 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निमोनिया। निमोनिया ही श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल है बाबू, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है जी? एंड्रोजन एक प्रकार का नर हार्मोन है, जो कि यहाँ पर बाबू आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। 75 नंबर सवाल में कहा गया है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा बाबू? रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो 75 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर सवाल में कहा गया है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है बाबू? तो इसमें हमें लगता है कि 76 का होगा बाबू पपीता। पपीता ही एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 77 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन बाबू मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो सही आंसर होगा शुक्रवाहिका। क्या होगा? शुक्रवाहिका। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 नंबर सवाल में कहा गया है, द्विखंडन किसमें होता है बाबू? द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन जो है वो होता है अमीबा में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 नंबर के सवाल में कहा गया है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे? टेस्टोस्टेरोन स्रावित किससे होता है? तो होता है वृषण से। क्योंकि बाबू टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? तो मनुष्यों में। मनुष्य यानी कि दोस्तों नर में पाया जाता है, ठीक है। मादा में पाया जाता है क्या? मादा में पाया जाता है दोस्तों एस्ट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है लास्ट 80 नंबर में,
मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार होता है 1.4 किलोग्राम, यानी कि आप बाबू यहाँ पर समझ सकते हैं 1 किलो 400 ग्राम। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साइंस वाले एग्जाम से संबंधित 80 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके सहपाठी होंगे वहां तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है, चैनल को बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जरूर से आप लोग चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा ही वीडियो दोस्तों लेकर आता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम हो वो बहुत ही अच्छे से जाए, आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही बेस्ट कर सके, ताकि रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्राप्त हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से एक नए साइंस वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।